अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़। नाज़रीन, आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी, जिसमें पार्लिमान के अंदर मौजूद सारी कौमी क़यादत मौजूद थी, अस्करी क़यादत मौजूद थी। प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें हस्ब मामूल शरीक नहीं हुए। उसकी एक वजह तो शायद ये होगी कि जो कुछ भी कौमी सलामती के अदारों ने हमारी सियासी क़यादत को बताना था, प्राइम मिनिस्टर साहब उससे पहले ही आगाह होंगे। यकीनी तौर पर मुल्क के सरबराह हैं, लेकिन अगर वो मौजूद हों तो ज़्यादा अच्छा होता है। नाज़रीन, ये बंद कमरा इजलास था, वर्बैटम आपको नहीं बताया जा सकता, क्योंकि पार्लिमान एक मुक़द्दस और ऑगस्ट तरीन हाउस है इस मुल्क का। बल्कि जमहूरियत में पार्लिमान ही सबसे बालादस्त अदारा तस्लीम होता है, और फिर अगर उसको इन कैमरा रखा गया है तो उसकी सेंक्टिटी बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन जो बुनियादी बात हुई, जिसको बाद में शेख रशीद साहब ने जिसकी तस्दीक भी की, और बाद दीगर लोगों ने भी उसकी तस्दीक की, कि पार्लिमान की कौमी सलामती के इजलास में जो 5.5 घंटे से ज़्यादा जारी रहा, उसमें टीटीपी के साथ मुज़ाकरात को ख़ास तौर पर फोकस किया गया। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और फिर अमेरिका के साथ ताल्लुकात के बारे में बात की गई। किसने क्या कहा, नाज़रीन, ये तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि बहरहाल एक ईवान की इस कार्रवाई की और पार्लिमान की इस कौमी सलामती कमेटी की इस कार्रवाई की एक सेंसिटिविटी है, एक तकद्दुस है, जिसे बरकरार रखना ज़रूरी है। लेकिन ये जो जिस्ट है उसका वो हम आपको बता देते हैं, अंदरूनी कहानी कुछ बता देते हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से तफसील से बात की गई। अस्करी क़यादत ने और अदारों ने ब्रीफ किया सियासी क़यादत को कि इस वक्त ताल्लुकात की नौइयत क्या है। बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, हम और आप सब जानते हैं, लेकिन उन ताल्लुकात को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उस पर आगे चलकर भी डेलिब्रेशन होंगी, तजावीज़ भी आएंगी। और ये एक अच्छी बात है कि कौमी क़यादत और अस्करी क़यादत मुख्तलिफ उमूर पर एक साथ इकट्ठा बैठ रहे हैं। उसके अलावा टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की बात हुई, टीएलपी के साथ मुज़ाकरात का भी मामला ज़ेर गौर आया, उसके ऊपर भी बात हुई, उसके ऊपर ब्रीफ किया गया। लेकिन टीटीपी पर ज़्यादा बहस की गई, सैर हासिल बहस की गई। इतलात यही हैं जो ऐवान से मौसूल हुई कि कायदे पे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का तज़किरा किया और ये कहा कि टीटीपी ने हमारी कौमी क़यादत को भी शहीद किया है। हमारे शोहदा जो फ़ौज के शोहदा हैं, फ़ौजी जवान हैं, अफसरान हैं, उनको भी शहीद किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसके ऊपर कहते हैं कि ज़्यादा खुलकर बात की, और उन्होंने ये कहा कि हमारी सानिया APS का तज़किरा उन्होंने बताया जाता है किया, और दहशतगर्दी के बाकी वाक़यात का, फ़ौजी शोहदा की भी बात की। लेकिन जो ऐवान को जो ब्रीफ किया गया उसका लुब्बे लुबाब ये है, और अंदरूनी कहानी ये चूँकि बराह रास्त नहीं बताया गया, तो उसमें लुब्बे लबाब ये है कि तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान या अफ़गानिस्तान की बुरी हुकूमत इस वक्त की, वो फैसिलिटेट कर रही है मुज़ाकरात को। बाद फवाद चौधरी साहब ने इस पर मीडिया ब्रीफ भी दिया था, और यही बताया गया कि तहरीक तालिबान फैसिलिटेट कर रही है। सिराज अक्कादी साहब का नाम लिया जा रहा है कि खोस्त के मुज़ाकरात में वो मौजूद होते हैं फैसिलिटेटर के तौर पर, गारंटर के तौर पर। और तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान ये चाहती है कि हुकूमत पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा करे। आम माफ़ी का ऐलान भी ज़ेर गौर आया। उसके अलावा जो उनके दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं, उसके बारे में भी बताया, और अस्करी क़यादत ने खुलकर तमाम मसाइल बयान किए, तमाम चीज़ें बयान की, और कौमी क़यादत से इस बात पर मुशावरत की गई कि आइंदा क्या किया जाना है। क्योंकि जो बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक बयान भी जारी किया, उस पर आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन वो इसी से रिलेटेड है। तो उनको ये भी जो नुकात जिन पर बात हुई उनमें ये नुकता भी शामिल था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सरेंडर करने का कहा जाए, ये मुतालबा किया जा रहा है, पहले से इसकी खबरें मौजूद हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से इत्तलात है कि उन्होंने भी 100 कैदियों की, 100 से ज़्यादा बल्कि 150 के करीब कैदियों की फहरिस्त दे रखी है। वो ये चाहते हैं कि उन्हें रिहा कर दिया जाए। वो ये भी चाहते हैं कि वो मुकदमात वापस लिए जाएँ। जिन कैदियों को सज़ाए मौत हो चुकी है, उनका तो कानूनी तौर पर फैसला अदालत
आला अदालतें करेंगी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट तक ने नोटिस दे रखा है, लेकिन जिन पर मुकदमात हैं और अभी तक उनके मुकदमात अदालतों में ज़ेर समाअत नहीं आए हैं, तो टीटीपी का ये मुतालबा है कि वो वापस लिए जाएं। टीटीपी ने अपने बयान में बादना ये भी कहा है कि मज़ाकरात के लिए हम चूँकि इसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और कौमी मफाद को टीटीपी भी मद्देनज़र रखती है, और फिर एक जंग की सी सिचुएशन थी और उनका ये कहना था कि मज़ाकरात जंग का हिस्सा होते हैं। इसलिए उन्होंने तस्दीक कर दी, उन्होंने भी मज़ाकरात किया और अपनी विलिंगनेस भी शो कर दी, लेकिन जो उन्होंने शराइत रखी हैं उसमें उनके कैदियों की रिहाई शामिल है। उनके बयान में भी इस बात को इंडिकेट किया गया, लेकिन जो आज अस्करी क़यादत ने ये बताया तो उसमें जहाँ ये तस्करा हुआ वहाँ फिर अल-जुल्फ़िकार का भी तस्करा हुआ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बात की टीटीपी के हवाले से, उसके जराइम के हवाले से कि उन्होंने क्या क्या किया इस मुल्क के साथ, फ़ौजी जवानों को शहीद किया, APS के बच्चों को शहीद किया, और जो अफ़गान तालिबान का मौक़िफ़ था वो बताया गया अस्करी क़यादत की जानिब से, कि वो ये कहते हैं कि ये भी इसी कौम के बच्चे हैं, और आर्मी चीफ ने बहुत खुल कर आज अस्करी क़यादत की जानिब से बात की सिविलियन क़यादत के साथ, कि फ़ैसला कर लें कि किसको डंडा उठाने देना है और किसको नहीं उठाने देना। अगर डंडा उठाना तो रियासत ने उठाना, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अगर जो इस तरह के निजी गिरोह हैं, निजी तंजीमें हैं, निजी मलेशियाज हैं, अगर वो हथियार उठाती हैं, डंडा उठाती हैं तो क्या करना है। ये भी कहा गया है कि फ़ैसला आप करें, अमल हम करेंगे, यानी कि अगर किसी को सर उठाने नहीं देना तो ये अस्करी क़यादत को फ़ैसला नहीं करना है, ये सियासी क़यादत को फ़ैसला करना है। इसी तनाज़ुर में फिर बात हुई, अल-जुल्फ़िकार का भी तज़किरा हुआ कि पीपल्स पार्टी की एक ऑफशूट थी जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई गई या उनको गिरफ्तार किया गया था, फ़ौजी एक्शन उनके खिलाफ 1970 में हुआ, तो उनको अल-जुल्फ़िकार बनाई गई थी उस वक्त, और अल-जुल्फ़िकार ने भी क्या कुछ किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी उस वक्त खामोश रहे, लेकिन बाद जब वो कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था तो उनसे सवालात हुए टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, तो उनका ये कहना था कि सदर और वज़ीर आज़म को कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये इस किस्म के फ़ैसले करें मुज़ाकरात के। उनका ये कहना था कि ये पार्लिमान को एतमाद में लिए बगैर ये मुज़ाकरात करने वाले कौन होते हैं। उनका ये कहना था कि अगर इस हवाले से कोई फ़ैसला होता है पार्लिमान से बाहर तो उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी। नाज़रीन, अब अल-जुल्फ़िकार का तज़किरा शुरू हुआ है तो बहुत सारे नौजवान हैं हमारे जो पाकिस्तान की हिस्ट्री से लाइल्म हैं, अगर उनको मालूम भी है तो जो हिस्ट्री के मेन पॉइंट्स हैं वो ज़रूर वो जानते होंगे, लेकिन अल-जुल्फ़िकार के हवाले से हम आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड ज़रूर बताना चाहेंगे। अल-जुल्फ़िकार उस वक़्त वजूद में आई जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ फ़ौजी एक्शन हुआ। मुर्तज़ा भुट्टो जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बड़े साहबज़ादे थे, वो के बेनज़ीर से छोटे थे। सनम भुट्टो से भी शायद वो कुछ दिन छोटे थे। उन्होंने जो बैरून मुल्क ये एक एफ़र्ट की आलमी राय अमा हमवार करने की, उसमें उस वक़्त उनके मुताबिक जो जिस किस्म की वो चाहते थे कामयाबी वो हासिल नहीं हुई, तो उन्होंने फिर इंडिकेट किया लंदन से किसी एक तकरीब में, जो पाकिस्तान में रिपोर्ट भी हुआ था कि वो मुसल्लह जद्दोजहद शुरू करना चाहते हैं। इस दरमियान में अभी उनके ये बयान की बाज़गश्त जारी थी कि अब्दुल-फ़िकार का नाम सामने आने लगा मीडिया के ज़रिए। मुख्तलिफ हवालों से उनका नाम सामने आया। मसलन पोप जॉन पॉल सेकंड पाकिस्तान आए, उन पर अटैक हुआ। उस वक्त यूरोप में रेड ब्रिगेड का बड़ा शोरा था। रेड ब्रिगेड अपने मुतालबात के हवाले से तशद्दुद की कार्रवाइयों में मुलव्वस थी। उन्होंने बाद में को कबूल भी किया था, लेकिन अल-जुल्फ़िकार का नाम लगा। सैयद परवेज़ अली शाह जो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापस आ गए हैं, बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथी भी रहे हैं, उन पर और उनके बाद दोस्तों पर ये साथियों पर ये इल्ज़ाम लगा कि वो धमाके कर रहे हैं। उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। पोप जॉन पॉल पर हमले का भी उन्हीं पर इल्ज़ाम आयद किया गया। फिर एक पाकिस्तानी मुसाफिरों का जहाज़ अगवा हुआ था, जिसमें सलामुल्लाह टीपू जो PSF के कारकुन हुआ करते थे, उनके साथियों ने वो जहाज़ अगवा किया। उन्होंने और उनके साथियों ने एक कमांडो थे, ब्रिगेडियर TM कहलाते थे। उन्होंने मुज़ाहमत की कोशिश की तो उनको गोली मारकर जहाज़ से बाहर फेंक दिया गया। वो शहीद हो गए थे। उसमें आज तक
ان کے بچے بھی ان کو اسی اس میں یاد کرتے ہیں. جس کے بعد پھر حکومت پاکستان نے جو مذاکرات کیے اغوا کاروں کے ساتھ، جہاز کو کابل لے جایا گیا تھا بعد ازاں، اور اس میں انہوں نے مطالبہ رکھا کہ قیدیوں کی رہائی کا. اس میں بہت سارے اہم لوگ تھے ان قیدیوں میں. جام ساقی صاحب کا نام تھا، سہیل سانگی صاحب جرنلسٹ تھے، ان کا نام بھی تھا اس فہرست میں. لیکن جام ساقی صاحب اور سہیل سانگی صاحب ایک دوسرے کے خالہ زاد مامزاد بھائی بھی تھے. انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا. راجہ انور صاحب ایک بہت ممتاز دانشور رہے ہیں، ان سمیت بہت قیدی جو ہیں بڑے پیمانے پر، شاہ محمد شاہ بھی اس میں شامل تھے. وہ سب پھر بیرون ملک چلے گئے اور بعد ازاں وہ سویلین حکومت قائم ہونے کے بعد پاکستان واپس آئے تھے. پھر الذوالفقار کی ہی پر یہ الزام بھی لگا تھا چودھری شجاعت کے والد کو ہلاک کرنے کا. اور بھی جو واقعات ہوتے تھے اس میں الذوالفقار کا نام لیا جاتا تھا. ناظرین، یہ وہ دور تھا جب بینظیر بھٹو الذوالفقار سے لا تعلقی کا اعلان کرتی تھی، نصرت بھٹو صاحبہ بھی لا تعلقی کا اعلان کرتی تھی. لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو بھی واقعہ ہوتا تھا پاکستان میں اس زمانے میں دہشت گردی کا، مرتضیٰ بھٹو جو ان دنوں میں پہلے کابل تھے اور بعد ازاں دمشق بھی چلے گئے تھے، وہ قبول کر لیا کرتے تھے. کیونکہ جو اس طرح کی تنظیمیں ہوا کرتی ہیں دنیا میں، ایک زمانے میں بہت ہوتی تھی. آئرش ریپبلکن آرمی تھی اور ریڈ بریگیڈ تھی. اب یہ تسلیم کر لیا کرتے تھے چاہے ملوث ہو نہ ہو، تاکہ ایک امپیکٹ بنے اور ان کا ایک اثر معاشرے میں پیدا ہو، ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو. مرتضیٰ بھٹو بھی تسلیم کر لیا کرتے تھے. لیکن اس زمانے میں ہی بعض اہم لوگوں نے یہ بات بھی برملا کہی میڈیا سے گفتگو میں کہ الذوالفقار تو کسی اور نے بنائی تھی اور الذوالفقار کا نام مرتضیٰ بھٹو کے نام پر لگا دیا گیا تھا، اور مرتضیٰ بھٹو نے اس کو بے وقوفی میں تسلیم کر لیا تھا. اب بات جو بھی ہے، مرتضیٰ بھٹو بھی اس دنیا میں نہیں ہے، بینظیر بھٹو صاحبہ بھی نہیں ہے، نصرت بھٹو صاحبہ بھی نہیں ہے. حقیقت حال تو یا وہ جانتے ہیں جنہوں نے بنائی، اگر کسی اور نے بنائی، یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن بہرحال مرتضیٰ بھٹو الذوالفقار کی کارروائیوں کو قبول کیا کرتے تھے. سلام اللہ ٹیپو رہا ہو کر کابل چلے گئے تھے. سلام اللہ ٹیپو کو بعد ازاں پلچر کی جیل کابل میں ہلاک کر دیا گیا تھا. عامر خان جو آج کے ایم کیو ایم کے ایک سرکردہ رہنما ہیں، وہ سلام اللہ ٹیپو کے کزن ہیں. اور سلام اللہ ٹیپو بھی ایک افسانوی کردار بن گئے تھے. مرتضیٰ بھٹو کے بعد میں چونکہ وہ الیکٹورل پالیٹکس کی جانب آگے تھے، انہوں نے سندھ اسمبلی کا اجلاس، معاف کیجیے گا، سندھ اسمبلی کا الیکشن لڑا. نصرت بھٹو صاحبہ نے ننگے پاؤں ان کے لیے لاڑکانہ میں ووٹ مانگے. بینظیر بھٹو نے پارٹی کے جو امیدوار تھے منور علی عباسی، ان کو ہدایت کی کہ بھٹو کا بیٹا نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ یہ کہتی تھی کہ اگر بھٹو کا بیٹا شکست کھائے گا تو یہ بھٹو کی شکست ہوگی. اس طرح سے مرتضیٰ بھٹو لیاری کا الیکشن وہ ہار گئے تھے قومی اسمبلی کا، لیکن صوبائی اسمبلی کا الیکشن لاڑکانہ سے وہ جیت گئے تھے. اور جب ان کو ہلاک کیا گیا تو اس وقت بھی وہ ایم پی اے تھے، کیونکہ اس وقت بھی ایجنسیاں یا جو ادارے ہیں ان کو یہ شبہ تھا کہ ان کے کچھ لوگ جو ان کے پرانے ساتھی ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، وہ مرتضیٰ بھٹو کو گھیر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر مرتضیٰ بھٹو پولیس کی گولی کا کراچی میں نشانہ بنے تھے. یہ سب واقعات ہماری تاریخ کا حصہ ہیں. کوئی بہت عمدہ تاریخ نہیں ہے، لیکن بہرحال الذوالفقار کا وجود بھی رہا. کس نے بنایا، یہ سوال ابھی بھی پوچھا جاتا ہے، معاملہ بھی متنازع سمجھا جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ میر ذوالفقار علی بھٹو کے صاحبزادے میر مرتضیٰ اس کو تسلیم کرتے تھے. اب یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ اس تنظیم کا نام الذوالفقار کیوں رکھا گیا. ناظرین، آپ کو یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو تو سب کو یاد ہے، لیکن ایک اور اہم پہلو اس کا یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے جب پاکستان پیپلز پارٹی بنائی، اس کا جھنڈا ڈیزائن کیا تو اس کے اوپر اپنا انتخابی نشان حضرت علی کی تلوار تھی، جس کو ذوالفقار کہا جاتا تھا. وہ تلوار کا نشان اس پر ثبت کیا گیا جھنڈے پر چھپا ہوا ہوتا تھا. اور وہ الذوالفقار اسی تلوار کی مناسبت سے اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کے نام کی مناسبت سے بنائی گئی تنظیم تھی، جو بعد ازاں مرتضیٰ بھٹو نے جب الیکٹورل پالیٹکس کی جانب آنے کا سوچا، بیگم نصرت بھٹو نے ان کو قائل کیا کہ وہ تشدد کا راستہ چھوڑ دیں، تو اس کے بعد انہوں نے اس کو باقاعدہ طور پر ختم بھی کر دیا تھا. ناظرین، یہ تھی الذوالفقار کی کہانی.
اور اس سے پہلے کیا ہوا وہ ہم نے آپ کو بتایا، لیکن جو کچھ بھی فوجی قیادت نے بتایا سیاسی قیادت کو، وہ آئی اوپنر ہے۔ افغانستان کے ساتھ معاملات کی بنیاد انہی فیصلوں پر پڑنی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان اگر ہتھیار پھینکتی ہے تو اس کی کچھ شرائط ہیں، اور گزشتہ روز ہم نے اشارہ بھی دیا تھا کہ وہ اپنے لوگ رہا کرانا چاہتے ہیں۔ میری ذاتی رائے یہی ہے، میری اطلاع بھی یہی ہے کہ ریاست پاکستان اب ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کے بعد ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات کر رہی ہے اسے اس کی بہت ساری باتیں تسلیم کرنا پڑیں گی۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بھی رہا کرنا پڑے، لیکن ناظرین اس کہانی میں پیک کا بند یہ ہے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدے کے بعد اب انجمن سپاہی صحابہ جو کالعدم ہے، اس نے بھی اسلام آباد کی طرف مارچ کا عندیہ دیا ہے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی ان کا نام بھی پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کی فہرست سے نکال کر ٹی ایل پی کی طرح سیاسی جماعتوں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔